लिए आप सभी को जय हिंद। क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि ये स्मार्टफोन्स लगातार आपको यहाँ पे 10 सीरीज जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, 10 सीरीज। और ये इतना यहाँ पे 10 के मतलब 30, मतलब कि 10 क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। और यहाँ से आपको अच्छा जीके जीएस का तैयारी नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल कहता है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो जो नासिक शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। और गोदावरी को ओल्ड रिवर कहा जाता है। गोदावरी को ओल्ड रिवर कहा जाता है। गोमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लखनऊ। गोमती के किनारे लखनऊ स्थित है। गंगा, इसमें आ जाएगा पटना, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, ये सब मुंगेर, ये सब गंगा नदी। यमुना पे आ जाएगा आगरा हो गया, आगरा, दिल्ली हो गया, आगरा दिल्ली, ये सब कहाँ है? यमुना। आगरा दिल्ली ये सब कहाँ, किस नदी के किनारे है? यमुना। गंगा के किनारे पटना, हरिद्वार, वाराणसी, मुंगेर। गोदावरी को ओल्ड रिवर कहा जाता है और नासिक जो शहर है वो गोदावरी के किनारे स्थित है। गोमती के किनारे स्थित शहर है लखनऊ। और नवाबों का शहर भी है, कौन है? लखनऊ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो देखिए लेपचा और भूटिया, लेपचा और भूटिया जनजाति, लेपचा और भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम में निवास करती है। तो लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? सिक्किम में। मिजोरम में डाम्फा, मिजोरम में कौन सा जनजाति पाई जाती है? डाम्फा जनजाति। और मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया, खासी, गारो, जयंतिया और मिकी निंजा, ये सभी कहाँ है? मेघालय में निवास करती है ये सभी जनजाति। तो मेघालय की जनजातियाँ गारो, खासी, जयंतिया, मिकी निंजा। मिजोरम में डाम्फा जनजाति, सिक्किम में लेपचा और भूटिया जनजाति पाई जाती है। उसके बाद पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तब भील जनजाति। और भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ऐसे ये गुजरात और राजस्थान में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति ने किस फसल को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए गन्ना की फसल को, ऑप्शन बी गेहूं की फसल को, ऑप्शन सी धान की फसल को, ऑप्शन डी सब्जी की फसल को। तब भारत में जो हरित क्रांति है ये 1960 के दशक में आया था। तो भारत में हरित क्रांति जो है ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग। पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। उसके बाद हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ मिला? तो वो खास करते हैं हरियाणा और पंजाब। इसके हरित क्रांति से 500% गेहूं की फसल में वृद्धि हुई। तो पूछेगा हरित क्रांति किन राज्यों से संबंधित है? तो हरियाणा, पंजाब। हरित क्रांति वर्ड किसने दिया? विलियम गॉड। हरित क्रांति का पूरा विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब जितना भी डिटेलिंग कराया जा रहा है ना सभी पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा, इस प्लेटफॉर्म से अच्छा डिटेलिंग कहीं नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाइयों एवं बहनों कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहाँ हुआ होलवा हल। तो ऑप्शन ए हवा धर्मेंद्र कुरियन हथिन, ऑप्शन बी एम जी मेनन हथन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन जी हथिन, ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन हथन। तो देश में जो देखा ऑपरेशन फ्लड जो होले हले ये एम एस डॉक्टर वर्गीज कुरियन हलथिन। देश में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और देश में जो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का अन्य नाम दुग्ध क्रांति हो गया और श्वेत क्रांति। और कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। उसके बाद दूध का बात आया है तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे।
दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और केसिन जो प्रोटीन है इसका पाचन रेनिन करता है। जो केसिन प्रोटीन होता है इसका पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम। और देखिए बच्चा जो है दूध पीता है तो उसको दही में बदलने का काम भी कौन करता है? रेनिन। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि जब बच्चा दूध पी लेता है, छोटा बच्चा जो होता है, जब उसको दूध पिलाया जाता है तो कुछ देरी के बाद वो अपने मुंह से वो उल्टी करता है तो दही नुमा फटल फटल नुमा निकलता है। तो ये रेनिन के ही वजह से। तो दूध को दही में बदलने का काम कौन एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम। उसके बाद दूध से दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। और यही आगे जाकर ग्लूकोज और ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल जाता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए उड़ीसा से, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी गुजरात से, ऑप्शन डी असम से। तो देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा, 5.5 घंटा क्या है? आगे है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये जो है उड़ीसा से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है याद करने का। यूपी में आधा छत उड़ा, तो यूपी में आधा छत उड़ा, तो यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। और ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए थोड़ा मैप में आपको दिखा देते हैं, थोड़ा मैप करके। जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर में आ जाएगा उत्तरी और नीचे में आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत है यहाँ स्थित। तो भारत जब भारत है कहाँ? ये भारत है यहाँ स्थित। तो ये आ जाएगा भारत का लगभग जितना भी गोलार्ध है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी। तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है मेरे भाइयों कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। द केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये है रुड़की। और रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड। उसके बाद केंद्रीय बीज अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये है लखनऊ। इसका कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय बीज अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। उसके बाद नवाबों का शहर भी कौन है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। उसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दिल्ली। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली। उसके बाद आपको यहाँ एक और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। भारत में आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए राउरकेला कर्नाटक में है, ऑप्शन बी भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन सी बोकारो बिहार में है, ऑप्शन डी दुर्गापुर असम में है। तो देखिए कौन सा मिलान सही है? तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो राउल केला है, तो राउल केला में राउ ऊ आ रहा है, तो राउल केला उड़ीसा। राउल केला उड़ीसा। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ सही है। बोकारो झारखंड है। बोकारो कहाँ है? झारखंड। और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। अब इसको थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं। राउल केला, केला लेके उड़ गया कौन? उड़ीसा। केला लेके कहाँ उड़ गया? उड़ीसा। तो केला लेके कौन उड़ा? उड़ीसा। और केला हमें किसी से मिलता है? तो पैसा से मिलता है। तो राउल केला जो है किस देश के सहयोग से बना? तो जर्मनी। जर्मनी।
सॉरी एक सेकेंड, जर्मनी। देखिए राउल केला, तो केला लेके उड़ गया कहाँ, उड़ीसा उड़ गया। कहाँ उड़ गया, उड़ीसा। और केला हमें मनी से मिलेगा, तो किस देश के सहयोग से बना, तो जर्मनी देश के सहयोग से ये बना है। तो पूछेगा राउल केला कहाँ है, तो उड़ीसा, किस देश के सहयोग से बना, तो जर्मनी देश के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़, हमें भलाई करना, हमको भलाई करना है 36 लोग को। तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। और हमेशा हम भारत को भलाई कौन करता है, तो रूस। कौन करता है, तो रूस। तो भिलाई भी किस किस देश की मदद से बना है, तो रूस के मदद से। उसके बाद बोकारो कहाँ है, तो झारखंड। बोकारो कहाँ है, झारखंड। ये भी किससे बना है, किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ये, तो देखिए दुर्गापुर जो है, आप जानते हैं कि दुर्गापुर सबसे अच्छा कहाँ लगता है, वेस्ट बंगाल का। उसके बाद दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर में मतलब दुर्गा माता का क्या हाथ था, 10 हाथ, इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, 10। तो 21 देश के सहयोग से बना है, तब ब्रिटेन देश के सहयोग से बना है। उसके बाद इतना हो गया, तो कुछ और पॉइंट। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के तहत चला था, इसमें उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया था। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, इसमें 3 उद्योग पर ज्यादा जोर दिया गया था, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़, रूस की सहायता से। अब इसको एक बार अच्छा से याद कर लेते हैं। दुर्गापुर जो है सबसे अच्छा कहाँ दुर्गापुर बैठता है, वेस्ट बंगाल का। और दुर्गा माता का 10 हाथ होता है, इंग्लिश में 10। तो 21 देश के सहयोग से बना है, तब ब्रिटेन। राउल केला, राउल केला, केला लेके उड़ गया उड़ीसा में। और जो हमको केला मिलेगा वो मनी से मिलेगा, तब जर्मनी। भिलाई, हमें भलाई करना है 36 लोग को, तब भिलाई छत्तीसगढ़। हम लोग का भारत को हमेशा भलाई कौन करता है, तब रूस। तब पूछेगा, तब राउल केला, भिलाई छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से बना है। सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तब महानलोबिस मॉडल। और थर्ड जो है वो कृषि पर आधारित था। थर्ड पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग पे आधारित था। चलिए इस सीरीज का 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रति हेक्टेयर के मामले में अधिक चावल कौन सा राज्य उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो देखिए प्रति हेक्टेयर को आप आसान भाषा में समझिए ना, तो कम जमीन और अधिक फसल की उपज हो, मतलब कि कम जमीन पर चावल का अधिक उत्पादन हो, तो उसे प्रति हेक्टेयर के रूप में मानते हैं। तो इसमें कौन है, तो प्रति हेक्टेयर के मामले में अधिक चावल का उत्पादन पंजाब करता है। और ऐसे चावल के उत्पादन में चीन सबसे आगे है, चीन नंबर 1 पे है। और भारत जो है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। और वेस्ट बंगाल जो है साल में 3 बार चावल का उत्पादन करता है, अमन, ओस, बोरा। ये 3 फसल का उसका यहाँ प्रकार है, अमन, ओस और बोरा का। तो पूछेगा कि पश्चिम बंगाल साल में कितने बार चावल का उत्पादन करता है, 3 बार। कौन कौन, तो अमन, ओस, बोरा। उसके बाद गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। उसके बाद गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में। गेहूं कहाँ होता है सर्वाधिक, पंजाब में। उसके बाद पूछेगा जो हरित क्रांति आया था, जो गेहूं पे जोर दिया गया था, इससे लाभान्वित राज्य यानी लाभ किसको किसको मिला था, तब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को मिला था। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे एवं भाइयों। 10वां क्वेश्चन कहा हुआ कि अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, यानी जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से किस नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है हुगली। तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री के गोमुख से, जो गंगा नदी का जो उद्गम है ये गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो जब ये गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम रहता है भागीरथी। और ये जब देवप्रयाग में आती है तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। और यही गंगा नदी आगे जाकर जो है पंजाब में भागीरथी ही नाम पड़ जाता है, और वेस्ट बंगाल में इसे हुगली का नाम दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में हुगली का नाम दिया जाता है। और यही भागीरथी
जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा का नाम दिया जाता है। कौन सा नाम? पद्मा का नाम। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाते हैं? तो जमुना के नाम से। कौन सा नाम से? जमुना के नाम से। और पद्मा और जमुना का मिलन, पद्मा, पद्मा और प्लस जमुना का मिलन, जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं क्या चीज, जब पद्मा और जो जमुना है उसे जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये दोनों, उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहीं पे यही दोनों के मिलन से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन कौन क्या हो जाएगा? अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तब भागीरथी के नाम से। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। देखिए ये स्मार्टफोन पे बनाते हैं इसीलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड जल्द लगा लेंगे। तो इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस का दमदार डिस्कशन मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद